everyone, this is Radhika and welcome to After Books. In this video, we will discuss question number 1 to question number 10 related to basic organic chemistry. So let's start. Question number 1. Hemoglobin contains 0.25% iron by weight. The molecular weight of hemoglobin is about 89600 grams. So what will be the number of iron atoms per molecule of hemoglobin? 0.25% iron बाय वेट होने का क्या मतलब है? इट मीन्स कि अगर 100 ग्राम हेमोग्लोबिन होगा तो उसमें 0.25 ग्राम आयरन होगा। तो अगर यहाँ पे 1 ग्राम हेमोग्लोबिन होगा तो कितने आयरन होंगे? 0.25 अपॉन 100 ग्राम आयरन। और मॉलिक्यूलर वेट हेमोग्लोबिन का गिवन कितना है? 89600 ग्राम्स। तो 89600 ग्राम्स हेमोग्लोबिन के लिए आयरन का कितना वेट हो गया? मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड। दिस कम्स आउट टू बी 224 ग्राम्स। निकालना क्या है हमें? नंबर ऑफ आयरन एटम्स। दैट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट क्या है? 224 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आयरन का? 56। तो ये क्या आ गया? 4। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2. अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 9 ग्राम कार्बन पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सो 9 ग्राम कार्बन पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन टू हाइड्रोजन की रेशो क्या होगी? जब कार्बन 9 ग्राम होगा तब हाइड्रोजन 1 ग्राम होगा। दैट इज 9:1। नाउ इन ऑप्शन नंबर 1 कार्बन कितने दिए हैं? 1। तो 1 कार्बन के लिए मास कितना होगा? 12 ग्राम्स। और हाइड्रोजन के लिए मास कितना होगा? 1 ग्राम। तो ये रेशो तो आ गई 12:1। अगर ऑप्शन नंबर 2 कंसिडर करें तो 2 कार्बन का मास 24, रेशो 3 हाइड्रोजन का मास 3 ग्राम्स। तो रेशो कितनी आई? 24:3। दैट इज 8:1। इन ऑप्शन नंबर 3 कार्बन एटम्स गिवन है और 4 हाइड्रोजन एटम्स गिवन है। तो यहाँ से रेशो क्या आएगी? 36:4। दैट इज 9:1। एंड इन ऑप्शन नंबर 4 कार्बन एटम्स गिवन है और 5 हाइड्रोजन एटम्स गिवन है। तो यहाँ से रेशो आई कार्बन के लिए 12 × 4 48, रेशो हाइड्रोजन के लिए 1 × 5 5। सो 9:1 रेशो किस ऑप्शन के लिए आई? फॉर ऑप्शन नंबर 3. Question number 3. 0.22 grams of an organic compound CXHYO occupies 112 milliliter at normal temperature pressure. What will be the ratio of X and Y? Given क्या है? CXHYO। तो इसका molecular weight क्या होगा? 12 × X, क्योंकि एक कार्बन के लिए वैल्यू 12 होती है, प्लस Y प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये कितना ऑक्यूपाई करेगी? वॉल्यूम 22.4 लीटर्स और 22400 मिलीलीटर्स। तो अगर इतना वेट इतने मिलीलीटर ऑक्यूपाई करता है, हमें निकालना कितने ग्राम्स के लिए है? 0.22 ग्राम्स के लिए। तो 0.22 ग्राम्स कितने मिलीलीटर ऑक्यूपाई करेगा? 22400 अपॉन 12x प्लस y प्लस 16 इंटू 0.22 ग्राम्स। एंड क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि 0.22 ग्राम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 112 मिलीलीटर। तो मीन्स ये वैल्यू एंड ये वैल्यू इक्वल होंगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 22400 अपॉन 12x प्लस y प्लस 16 इंटू 0.22 विल बी इक्वल टू 112। ये वैल्यू भी मिलीलीटर्स में है, ये वैल्यू भी मिलीलीटर्स में है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 12x प्लस y इज इक्वल टू 28। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 4। निकालना क्या था हमें? x और y की रेशो। तो व्हाट विल बी द रेशो ऑफ x एंड y? 2:4, दैट इज 1:2, विच इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 इस गिवन हाइड्रोकार्बन के लिए IUPAC नेम बताना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी।
नंबरिंग कर ली। 5 कार्बन्स के लिए रूट वर्ड क्या हुआ? पेंट। देन ऑन पोजीशन नंबर 3 हमें एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 पे इन एंड ट्रिपल बॉन्ड किस पे है? फर्स्ट पोजीशन पे 1 आइन, विच इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है हाइड्रोकार्बन का, ये कौन कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? गिवन क्या है? C2H5NO2, तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। 2 कार्बन्स ये हुए, इस कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। नाउ इस स्ट्रक्चर में NO2 ग्रुप के रिस्पेक्टिवली ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन, और ये हाइड्रोजन्स कैसे हुए? अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ विड्रॉ हो गए तो नाइट्रोजन पे क्या क्रिएट हो गई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा? अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए। सो ये बेसिकली यहाँ पे बना क्या? नाउ पहले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी कार्बन नाइट्रोजन में शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया? डबल बॉन्ड। और ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ये अब ऑक्सीजन पे चला गया, तो बचा क्या? यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये जो बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हुआ है उसका, तो ये फॉर्म हुआ। और साथ में यहाँ पे क्या है? H पॉजिटिव। नाउ O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे? OH। तो ये बन गया। सो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में फर्क सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन का है, तो ये आपस में क्या है? टॉटोमर्स। दिस इज द नाइट्रोफॉर्म एंड दिस इज द एसिनाइट्रोफॉर्म। और क्या पॉसिबिलिटी है C2H5NO2 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की? ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से लिंक्ड हो जाए रेदर देन नाइट्रोजन। नाउ NO2 ग्रुप जब नाइट्रोजन के साथ बाइंड करता है टू कार्बन तो इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, एंड व्हेन इट बाइंड्स थ्रू ऑक्सीजन टू कार्बन इट इज नोन एज नाइट्रोसो ग्रुप। तो ये आपस में क्या हुए? functional group isomers. So C2H5NO2 is showing tautomerism and functional group isomerism, that is option number 2. Question number 6, which of the following exhibit position isomerism? पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का चेंज होता है। अब अल्कीन्स में तो सारे सिंगल बॉन्ड्स ही हैं, मींस यहाँ पे कोई भी किसी तरह का फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप होगा ही नहीं तो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा, तो अल्कीन्स में तो पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है। नाउ पहले ऑप्शन नंबर 3 कंसिडर करते हैं। In case of aldehydes, aldehyde is CHO group and CHO group always goes at the terminal position. चेन की सेंटर पे तो CHO ग्रुप लग ही नहीं सकता, हमेशा एंड पोजीशन पे लगेगा। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 4 में क्या गिवन है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट इज COOH ग्रुप, ये भी चेन के एंड पे ही प्रेजेंट होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के केस में क्या गिवन है? अल्कीन्स दैट इज यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन वेरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स लें तो एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है। सो दीज कैन बी द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? तो सबसे पहले तो मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मोर इज द एसिडिटी। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? क्लोरीन एटम, एंड क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से ही कोई एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब अगर ये एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं तो ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम को लूज करेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन एटम अगर जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। सिमिलरली अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाता है तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नाउ इस केस में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया
क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करने का काम करेगा। क्योंकि अब ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा तो एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा, मींस ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। नाउ इस केस में क्या है? क्लोरीन तो यहाँ पे भी लगा है, तो यहाँ पे भी इसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ही है, बट यहाँ पे क्या है? ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये जो क्लोरीन है, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत है। वी नो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज द टेंडेंसी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जितना इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन यहाँ पे लगा पाएगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे क्लोरीन नहीं लगा पाएगा। एंड वैसे भी इंडक्टिव इफेक्ट वैनिशेस आफ्टर 3 एटम्स। सो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? CH3, CHCl, COOH। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, इन तीनों का CCl बॉन्ड बताना है, इक्वल है या विनाइल क्लोराइड का शॉर्टेस्ट है या अलाइल क्लोराइड का शॉर्टेस्ट है। ये गिवन है हमें। ये तो सिंपल अल्काइल क्लोराइड है, दिस इज विनाइल क्लोराइड एंड दिस इज अलाइल क्लोराइड। अगर CH3Cl की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, नॉर्मल टेट्राहेड्रल। वेयर एज इन केस ऑफ विनाइल क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर क्या है? लोन पेयर्स हैं। तो अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर होते हैं तो ये क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये क्या बन जाएगा? CH2। अब कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज बिकॉज बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर उठ के गए हैं। यहाँ पे बचा कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया है? डबल बॉन्ड, बिकॉज क्लोरीन ने अपने लोन पेयर्स यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए हैं। आपस में क्या है? ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स। अब इसके कारण हुआ क्या है? कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड था यहाँ पे प्योरली सिंगल बॉन्ड था, वेयर एज यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड में क्या आ गया है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ इस CCl बॉन्ड लेंथ से क्या हो जाएगी? शॉर्टर हो जाएगी। अब अगर अलाइल क्लोराइड की बात करें तो अलाइल क्लोराइड में नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन अगर अपना लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट करता है तो यहाँ पे कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है जो कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो सके, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी। सो नो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, प्योरली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इन सब में से CCl बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट किस में हो गई? इन विनाइल क्लोराइड। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द मॉलिक्यूल CH2O may behave as, this is CH2O. Now oxygen is more electronegative than carbon, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने का क्या मतलब है? ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने का क्या मतलब है? ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए ये मॉलिक्यूल दोनों इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स इज इन द ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड क्वाटरनरी कार्बोकेटाइन। इन ऑप्शन नंबर 1 ये कार्बोकेटाइन कैसा है? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। नाउ जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से लिंक्ड है? एक कार्बन से। सो दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इन ऑप्शन नंबर 2 जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो किसी भी कार्बन एटम से लिंक नहीं है, तो दिस इज क्वाटरनरी कार्बोकेटाइन। तो ये तो लीस्ट स्टेबल होगा। नाउ बचे ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, ये दोनों ही क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस। तो इन दोनों में अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ये गिवन है हमें, स्ट्रक्चर कैसा होगा इनका? क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ही जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन एटम से लिंक्ड है, इसीलिए ये दोनों ही 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस हैं। ये जो रिंग्स हैं बेंजीन रिंग्स, ये इस पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करके स्टेबल कर सकती हैं। पॉजिटिव चार्ज कैसे डीलोकलाइज होगा? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा
देन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, देन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। वेयर एज इस केस में कोई भी रेजोनेंस वर्क नहीं कर रही। और ये जो कार्बोकेटाइन होता है इसका स्ट्रक्चर होता है एग्जॉस्ट फैन की तरह, ताकि ये जो 3 बेंजीन रिंग्स हैं इनमें आपस में रिपल्शंस ना हो। सो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। So this is it for this video.